दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम धनंजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना आज से कई दशक पुरानी है। शायद से ये 1995 की बात है, जब मैं हावड़ा के एक पुराने मोहल्ले में स्थित एक छोटी सी दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर लेने गया था। हावड़ा का यह इलाका शहर के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग था। घनी आबादी, पुराने ईंटों से बनी इमारतें और सड़कों पर बिखरी हुई पुरानी यादें। मैं नएपन के तलाश में था और ये कमरा मुझे इसी तलाश के दौरान मिली थी। वो कमरा बहुत साधारण था। दीवारें पत्थर की थी, एक ही खिड़की थी जो बाहर एक संकरी गली की ओर खुलती थी, और कमरे के एक कोने में एक पुराना लटका हुआ पंखा था। ये घर एक घड़ी वाले की दुकान के ठीक ऊपर था, पर उस दुकानदार के गुजरने के बाद अब ये दुकान बंद हो चुकी थी। दुकान में पड़े पुराने घड़ियां और उनके टूटे हुए हिस्से अब भी वहीं थे, और उस मकान में भी जिसमें मैं रहने वाला था। हालांकि उस घर में काम तो बहुत था, लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। जो परेशानी थी वो तो कुछ और ही थी, जो मुझे वहाँ रहने के बाद पता चला। कुछ ऐसी परेशानी जो ना सिर्फ मेरे समझ के परे थी, बल्कि उसका समाधान वो भी मेरे बस में नहीं था। वहाँ शुरुआत के कुछ दिन मुझे घर को साफ करने और मेरे बाकी के सामान को अरेंज करने में लग गए थे। तब मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, शायद से इसीलिए कि मेरा पूरा ध्यान काम करने पर था। मगर एक रात जब मैं कमरे में लेटा था और बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज़ें हो रही थी, तभी मैंने घर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ धीमी थी, पर वो लगातार आ रही थी, और वो आवाज़ टिक टिक की थी, जो किसी घड़ी के पेंडुलम के आवाज़ जैसा था। और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कमरे के एक कोने से आ रहा है, वो कोना जो फिलहाल अंधेरे में डूबा हुआ था। इसीलिए मैं थोड़ा हैरानी के साथ उठा, क्योंकि मेरे घर में ऐसी कोई घड़ी थी ही नहीं जिसमें पेंडुलम हो। खैर, फिर भी मैं उस आवाज़ के तरफ बढ़ा, पर जब मैं उस कोने तक पहुंचा तब फिर से कुछ अजीब हुआ, क्योंकि इस बार वो आवाज़ मेरे बिस्तर के तरफ से आ रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, इसलिए मैं फिर से एक बार उस आवाज़ के तरफ बढ़ा, यानी कि अपने बिस्तर की तरफ। पर जब मैं वहाँ पहुँचा, उस आवाज़ ने फिर से अपना जगह बदल लिया, और फिर कुछ ही पलों के बाद उस आवाज़ का आना अचानक बंद हो गया। बारिश के होने के कारण बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत लालटेन को जलाया और घर में यहाँ वहाँ देखने लगा कि वो आवाज़ किसकी है और वो आ कहाँ से रही है। हालांकि मिला तो कुछ नहीं, पर तभी मैंने अपने घड़ी में देखा। तब रात के करीब 2 के आसपास का समय हो रहा था। बारिश अब भी धीमी गति से हो रही थी। कमरे की दीवार से टकराती बूंदों की आवाज़ और उस रहस्यमय टिक टिक की ध्वनि ने माहौल को असहज बना दिया था। लेकिन अब सब कुछ शांत था। उस आवाज़ का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए मैंने अपनी लालटेन बंद की और फिर से लेट गया। मगर अब नींद जैसे कोसों दूर थी। हालांकि अगली रात कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। उसके बाद वाली रात भी सब कुछ सामान्य ही था। मैं दिन में काम पर जाता और शाम होते ही लौट आता। खाना खाकर कुछ पढ़ लेता या खिड़की से बाहर झांकता रहता उस संकरी अंधेरी गली की ओर, जहां शायद ही कोई चलता हुआ दिखता था। कभी कभी दूर से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर आमतौर पर रातें बेहद शांत और स्थिर थी। मगर फिर चौथी रात वही आवाज़ फिर से लौटी।
वही पेंडुलम की टक टक करती आवाज। इस बार ये आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी कमरे में कहीं जिंदा हो गई हो। उस आवाज को सुनते ही मेरी आंखें तुरंत खुल गई। मैं सीधा उठा और बैठ गया, मगर कुछ देर तक बस चुपचाप सुनता रहा। वो आवाज एक ही लय में था, पर वो आ कहां से रहा था ये मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने लालटेन जलाई और आवाज के स्रोत की तलाश में पूरे कमरे को खंगाल डाला, लेकिन ना तो कोई घड़ी मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे वो आवाज आ रहा हो। उस रात एक और बात हुई। मैंने जैसे ही लालटेन बंद की और आंखें बंद की, मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पास बहुत धीरे से सांस ले रहा है। पर उन सब के बीच मैंने इसे अपना वहम समझकर इसे जाने दिया। पर इसके बाद भी हर रात जैसे कोई उस कमरे में खेलता रहा। कुछ भी साफ नजर नहीं आता था, लेकिन कुछ तो था जो वहां मौजूद था। कभी खिड़की की कुंडी अपने आप खटकने लगती, तो कभी बिस्तर के नीचे की लकड़ियां अपने आप चरमराने लगती। कभी कभी तो एकदम सुबह के पहले ही, जैसे सुबह की रोशनी कमरे को छूने से कुछ मिनट पहले ही वो टिक टिक की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती थी और फिर अचानक शांत हो जाती थी। जिसकी सबसे अजीब बात ये थी कि इन आवाजों का कोई स्रोत नहीं था और ये सब 2 बजे के आसपास ही होता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने डर को एक रूप दे दिया। उस रात भी समय 2 के आसपास था जब मेरी नींद खुली, जिसका कारण था वो आवाज जो जमीन से आ रहा था। यानी कि उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे के फर्श पर धीरे से कुछ खरोच रहा हो, जैसे कोई नुकीली चीज जमीन पर रगड़ खा रही हो, और ये आवाज बार बार आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठा, लालटेन जलाई और देखा कि कमरे के ठीक बीच में किसी ने फर्श पर कुछ गोल घेरे के निशान बनाए हैं जो पहले वहां नहीं थे। हालांकि मैंने उन्हें साफ तो किया था, मगर उसकी अगली रात भी फिर से उसी आवाज के बाद मुझे वही निशान दिखा। वैसे तो इन सभी असामान्य चीजें को होते हुए देखकर मैं घबरा तो जाता था, पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वाकई में डरा दिया। उस रात भी बारिश हो रही थी और कमरे में बिजली नहीं थी। मैं सब्जियां ही काट रहा था कि तभी मुझे लालटेन के जलाने के बाद दीवार पर एक परछाई दिखी, इंसानी परछाई, जबकि उस कमरे में मैं अकेला था और मेरी परछाई उस दिशा में नहीं जा सकती थी। और जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो गायब हो गया। अब मैं डरा हुआ था। हर रात टिक टिक की आवाज तो आती, पर कई बार ऐसा लगता जैसे घड़ी के कांटे मेरे कानों के पास से घूम रहे हैं, बहुत पास। और अब उन आवाजों के साथ एक और चीज जुड़ गई थी, सीढ़ियों से आती भारी भरकम चलने की आवाज, जैसे कि कोई बहुत भारी भरकम कदमों से ऊपर चढ़ रहा हो और फिर वो ऊपर चढ़कर दरवाजे को खटखटाता था। लेकिन जब भी मैं दरवाजा खोलता, वहां मुझे कोई नहीं मिलता, बल्कि तब कमरे के फर्श से खटखटाने का आवाज आता। ये सब बहुत अजीब और डरावना था, पर यह हो रहा था। इसलिए ये देखने के लिए कि खटखटाने की वो आवाज आखिर आ कहां से रही है, मैंने नीचे दुकान में देखने का सोचा, जो कि बंद था। हालांकि कई दिनों तक काम के वजह से मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला, पर इसके बाद की कई रातें जैसे एक पैटर्न में बंधी हुई थी। रात होती, फिर टिक टिक की आवाज, फिर खिड़कियों का अपने आप खुलना, फिर फर्श पे घूमते निशान, और फिर सांसों की वो आवाज जो बिल्कुल पास से आते थे। इन सब के कारण मुझे अब नींद आना बंद हो चुका था, और अगर आता भी
तो एक ही सपना आता। उस सपने में मैं खुद को ही देखता था। मैं बिस्तर पर लेटा हूँ और कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हालांकि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ पीठ का हिस्सा दिखाई देता था जहाँ के कपड़े भी फटे हुए थे। इन सबको बर्दाश्त करना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था और ये सब दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि एक रात तो उस पेंडुलम की टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो गई कि कानों में दर्द होने लगा जैसे वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि मेरे ही अंदर से आ रहा है। और फिर उसी रात सीमा ही पार हो गया। उस रात सब कुछ एक साथ हुआ। खिड़की अपने आप खुलने लगी, लालटेन बंद हो गई, सीढ़ियों से आवाज आई और पंखा हिलने लगा। टिक टिक की वो आवाज इतने जोर से गूंज रही थी जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ चल रही हो। उसी साथ कमरे का तापमान भी अचानक गिर गया, इतना कि मैं ठंड से कांपने लगा। और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब है, बिस्तर के बहुत ही करीब। वह हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि मेरी आंखें बंद थी और मैं डर के मारे जम गया था, पर तब भी मैं किसी को सांस लेता हुआ महसूस कर पा रहा था, ठीक मेरे चेहरे के पास। ये महसूस होते ही मुझे वो सपना याद आया जिसमें मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। इसलिए मैं ये समझ चुका था कि कोई मेरे पास खड़ा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। मैंने डर के मारे आंखें तक नहीं खोली, बस समय बीतने का इंतजार किया। हालांकि तब माहौल ठंडा था, पर डर इतना लग रहा था कि डर के मारे मुझे पसीने इस कदर आ रहे थे जैसे मैं किसी आग के भट्टी के पास बैठा हूँ। और जैसा कि मुझे संदेह था, वहाँ का माहौल कुछ समय के बाद एकदम सामान्य हो गया। अब तक ना तो मुझे इन सब के होने का कोई वजह पता चला था और न ही इन सब से छुटकारा पाने का कोई उपाय। पर उन्हीं दिनों के बीच एक दिन मुझे उस दुकान में जाने का मौका मिला जहां से हर रात मेरे फर्श के तरफ से खटखटाने का आवाज आता था। जब मैं उस दुकान के अंदर गया तब वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। पुरानी घड़ियां, जंग खाए हुए औजार और दीवार पे लगी कुछ पुरानी घड़ियां। पर उनमें से जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था वहां रखा एक पुराना लकड़ी का पेंडुलम वाला घड़ी, जो आकार में तो बड़ा था लेकिन वह बंद पड़ चुका था। हालांकि तब वो घड़ी चल तो नहीं रही थी, पर उसके कुछ चीजों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खराब नहीं है, क्योंकि उस पेंडुलम के आसपास का धूल इस तरह से साफ था जैसे वो पेंडुलम अब भी झूलता हो। वैसे तो मैं इन सब को देखकर पक्के तौर से नहीं कह सकता था, पर उन सभी घटनाओं को देखकर और उस दुकान को देखने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और ना ही मुझसे अब वो सब बर्दाश्त हो रहा था जो मैं हर रात झेल रहा था। इसलिए मैंने वहां के एक स्थानीय पुजारी से मदद लेने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में बताया तब उन्होंने ये कहा कि शायद से उस दुकानदार की आत्मा को अब भी मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए उसकी आत्मा अब भी उस दुकान से जुड़ी हुई है, जिसके कारण उसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है। इसीलिए इसके समाधान के लिए उन्होंने मुझे कुछ पूजा करवाने का सलाह दिया। उन्हीं से उस घर की पूजा करवाई, जिनमें से एक पूजा थी उस दुकानदार की आत्मा की मुक्ति के लिए और दूसरी उस कमरे के लिए जहां ये सब हो रहा था। यानी कि उस पूजा के बाद कोई नकारात्मक शक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब ये बात सच था या झूठ ये तो मुझे नहीं पता था, पर उस पूजा के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। घर में हर चीज अब सही लग रही थी, ना कोई टिक टिक की आवाज थी और ना ही कोई मेरे पास खड़े होकर मेरे सिर के पास सांस ले रहा था।
तो दोस्तों आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2011 के अक्टूबर के आसपास की है। मैंने अंडमान के घने जंगल के लिए एक ट्रिप प्लान किया था। वहां जाकर मैं एक लोकल गाइड की मदद से जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे। वो जगह पोर्ट ब्लेयर से काफी दूर था। कहते थे कि उस हिस्से में कभी पुराने जमाने में कबीले के लोग रहा करते थे, लेकिन अब वो हिस्सा पूरी तरह से खाली और वीरान है। वहां पहुंचकर मैंने गाइड के मदद से अपना टेंट लगाया और फिर गाइड को वहां से वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी के सिलसिले में कुछ दिन वहां रुकना था। जब तक मेरे वहां रहने का बंदोबस्त हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। इसीलिए फिर मैंने जंगल के उस हिस्से के और अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं जंगल के उस हिस्से के और अंदर घुसा तब चारों तरफ का जंगल मुझे बाकी जंगलों से काफ़ी अलग लगा, क्योंकि बाकी जंगल्स की तरह वहाँ सिर्फ हरियाली नहीं थी। यहाँ की मिट्टी का रंग थोड़ा सा भूरा और काला था। पेड़ भी अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े थे, जिनकी शाखाएं ऊपर के बजाय बगल में फैली हुई थी। इसलिए उन सभी को तस्वीरों में कैद करने के लिए मैंने अपना कैमरा निकाला और अलग अलग एंगल से वहाँ का फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। पहले के कुछ घंटे तो वहाँ सब सामान्य था। चिड़ियों की आवाज़ें, पेड़ों की सरसराहट, मिट्टी पर गिरती धूपों की किरणें, वो सब दृश्य कल्पना के परे था। पर इसी बीच समय कब बीत गया ये मुझे पता नहीं चला। वहाँ पर करीब 3 या 4 घंटे बिताने के बाद पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी अजीब सी चुप्पी। न जाने क्यों अचानक से वहाँ सब कुछ एकदम से शांत हो गया था। ना कोई पक्षियों की आवाज़, ना पत्तों की सरसराहट, यहाँ तक कि वहाँ की हवा भी थम गई थी। और इसी बीच धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे जंगलों में चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ गूंजने लगी थी। इसलिए ये देखकर कि रात हो चुकी है मैं अपने टेंट की ओर बढ़ने लगा था। पर तभी अचानक मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। कुछ तो था जो सूखे पत्तों के ऊपर या तो गिरा था या उसके ऊपर से गुजर रहा था। पर मैंने तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से अपने टेंट पर पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ न जाने क्यों मेरा पीछा कर रही थी। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसीलिए उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत रुक गया, और साथ में वो आवाज़ भी। और जब तक मैं पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। इसलिए मैं इसे अपना वहम समझकर चुपचाप आगे बढ़ता रहा। पर अब भी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे वो आवाज़ और भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। पर जब भी मैं पीछे मुड़ता मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे जैसे मैं चल रहा था मुझे तभी वो आवाज़ आ रही थी। पर जब भी मैं रुकता वो आवाज़ आना भी बंद हो जाता, ऐसे मानो कोई मुझे देखकर मेरी नकल कर रहा हो। तब तक अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हाथ में टॉर्च लिया और उसकी रोशनी की मदद से फिर से आगे बढ़ने लगा। पर तभी अचानक मुझे अपने बाईं तरफ के झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो वो आवाज़ झाड़ियों के हिलने की थी, पर वो क्यों हिली ये देखने के लिए मैंने उस तरफ टॉर्च को मोड़ दिया, और तभी मैंने पल भर के लिए परछाई जैसा कुछ देखा। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैं कैमरे का इस्तेमाल करने लगा। पर कभी फ्रेम में अचानक लाइट फ्लिकर कर जाती तो कभी फोटो लेने पर उसका फोटो ब्लर आता।
पर उस फोटो में भी ये समझ में आ रहा था कि वो आकृति किसी इंसान जैसी है। पर न जाने क्यों उन तस्वीरों में उसकी आंखें चमक रही थी और बाकी शरीर वो धुंधला सा काला था। वैसे तो शुरुआत में ये मुझे कैमरे का कोई टेक्निकल ग्लिच लगा, लेकिन बार बार लेंस साफ करने और कैमरा रीसेट करने के बाद भी ये होता रहा। उसी बीच मेरा ध्यान वहां के रास्ते पर गया, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता अब मैं खुद ही पहचान नहीं पा रहा था, जबकि मैं जहां से आया था मैं उसी जगह से वापस लौट रहा था। पर उस रास्ते में मेरे काफी देर चलने के बाद भी मुझे मेरा टेंट नजर नहीं आ रहा था, और इन सभी के बीच कोई तो था जो मेरा पीछा कर रहा था। दूसरी बार जब मैंने उसे ढंग से देखा तब वो थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे से मेरी ओर झांक रहा था, क्योंकि जब मेरी टॉर्च की रोशनी वहां गई तो उसकी दोनों आंखें वो अब भी जल रही थी, जैसे वो कोई जानवर हो। ये देखकर मैं घबराने लगा था और ये सोचकर डरने लगा था कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर लग तो इंसान जैसा रहा था, पर इंसान की आंखें वैसी नहीं चमकती। इसलिए ये सोचकर कि वहां से निकलना ही सही रहेगा, मैं और तेजी से चलने लगा। पर मैं कहाँ जा रहा था ये तो मुझे ही नहीं पता था। यहाँ तक कि आसपास से पूरी जगह भी अब मुझे अलग लग रही थी। उसी बीच में चलते चलते एक सूखी नदी के पास पहुंचा, जहां मैंने आखिरी बार उसके भयानक रूप को देखा। वो बिना कपड़ों का एक मानवाकार शरीर था। उसकी चमकती आंखें और सिर थोड़ा झुका हुआ था, और पैरों से ज्यादा वो हाथों के सहारे चल रहा था। कभी कभी उसका कमर का हिस्सा इतना अजीब और अननेचुरल तरीके से मुड़ जाता जैसे उसमें हड्डियां ही ना हो। वो एकदम मेरे सामने था, मुझसे करीब 40 मीटर की दूरी पर। हालांकि मुझे डर तो लग रहा था, पर फिर भी मैंने तेजी से कैमरा उठाया। पर न जाने क्यों उसका शटर बटन दबाने पर कैमरा फ्रीज हो गया। उसका स्क्रीन एकदम सफेद हो गया था, और फिर उसके बाद अचानक से वो बंद हो गया। मेरी घबराहट अब चरम पर थी। मैं जानता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो सही रास्ता था या नहीं, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैं बस उसे देखकर अब बस जंगल की ओर भाग रहा था। मैं कई घंटों तक यहाँ वहाँ भागता रहा, और आप यकीन नहीं करोगे, वो कई घंटों तक मेरा पीछा करता रहा। उस दौरान एक भी पल ऐसा नहीं गया जब मुझे ऐसा ना लगा हो कि वो मेरा पीछा कर रहा है। पर उसी बीच किसी तरह से मुझे गाइड की छोड़ी हुई मार्किंग मिली, जो कि कुछ चमकीले कपड़ों के टुकड़े थे जो गाइड ने पेड़ों पर बांधा था। उस मुसीबत की घड़ी में वो मार्किंग ही मेरा सहारा थी। इसलिए तुरंत मैंने लड़खड़ाते कदमों के साथ उस निशान का पीछा किया और वापस अपने टेंट की ओर बढ़ गया। वैसे तो मेरा टेंट जंगल में ही था, पर तब मुझे इस बात की भी सुध नहीं थी कि अगर मैं वहां पहुंचा तो क्या मैं बच जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या वो साया मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं इन सब सवालों से दूर बस गिरते पड़ते भाग रहा था। मुझे बस किसी तरह से उन चमकीले आंखों से दूर जाना था। और फिर ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद मैं अपने टेंट तक पहुंच गया। फिर मैं जैसे ही अपने टेंट तक पहुंचा, मैं उसके अंदर गया और मैंने उसे अंदर से बंद कर लिया। हालांकि टेंट का दरवाजा था तो कपड़े का ही, पर उस वक्त मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा था। उसी बीच मैंने पर्दों के बीच से बाहर झांक कर देखा कि वो साया वो बाहर ही खड़ा है, लेकिन वो मेरे टेंट से थोड़ा दूर था, उस जंगल के अंदर जहां मैं गया था। यानी कि वो उस जंगल की सीमा को पार नहीं कर रहा था। इसका वजह क्या था ये तो मैं नहीं जानता, पर वो काफी देर तक वही खड़ा रहा। वो जब तक वहां था तब तक मेरी सांसें मुझे ही भारी लग रही थी।
डर के मारे मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं बस जैसे तैसे उस रात के खत्म होने का प्रार्थना कर रहा था। हालांकि उस रात वो परछाई काफी देर तक मेरे सामने ही था, पर उसने वो सरहद पार नहीं की जहां से उस जंगल का हिस्सा शुरू होता था। और शायद से यही वो कारण है जिसके वजह से मैं आज सही सलामत हूँ। वैसे तो मैंने इस बारे में कई लोगों को बताया था, यहाँ तक कि वहाँ के गाइड को भी, पर यह साबित करने के लिए कि वो सब सच था, मैंने जैसे उन्हें वो फोटो दिखाया मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि कैमरे में वो अब कैद नहीं था। उस परछाई की एक भी फोटो उस कैमरे में नहीं आई थी, ना तो उसका वो अजीब शरीर और ना ही उसकी वो चमकती आंखें। वो सभी न जाने कैसे मेरे कैमरे से गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो सभी फोटोज भी खराब आए थे जो मैंने जंगल के उस हिस्से में जाकर खींचे थे। अब इन सब का वजह क्या निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, पर वो सब जो कुछ भी था वो सब उसने मेरी सोच बदल दी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनूप जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।